गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे। संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति का भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका शक्तियों राष्ट्रपति में निहित होंगी तथा इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो राष्ट्रपति स्वयं या उनके अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा करेगा। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होंगी। तो राष्ट्रपति क्या होगा? औपचारिक प्रधान होगा। किसका? कार्यपालिका का। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को क्या कहेंगे अपन? राष्ट्रपति। कार्यपालिका के प्रधान का यह नामकरण अमेरिका के संविधान के समान है। किसके समान है? अमेरिका के संविधान के समान। लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी कार्य और शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति के समान नहीं है। नामकरण तो अमेरिका के राष्ट्रपति के समान है लेकिन कार्य और शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति के समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान ही वास्तविक प्रधान होता है। जो वैधानिक संविधान द्वारा जो प्रधान नियुक्त किया गया है वही उसका वास्तविक प्रधान होता है। लेकिन भारत में क्या किया है? संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है? संसदात्मक। इसमें कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान होता है। इसमें दो तरह के प्रधान होते हैं, एक तो वैधानिक और एक वास्तविक। तो वैधानिक प्रधान तो राष्ट्रपति हो गया और वास्तविक प्रधान मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद होगी। अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में इसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य जैसी होती है। अब भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है? इसके लिए कुछ योग्यताएं तय की गई। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएं तय की गई हैं संविधान के अनुच्छेद 58 में। वो योग्यताएं क्या क्या हैं? वो इस प्रकार हैं। सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तीसरी कौन सी है? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। अर्थात ये कह सकते हैं कि कोई यदि लाभ के पद पर, किसके पद पर? लाभ के पद पर हो तो वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं हो सकता। इस संबंध में संघ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्रियों को सरकारी अधिकारी नहीं समझा गया। लाभ के पद पे हो लेकिन यदि कोई राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्य के राज्यपाल हो, संघ अथवा राज्य के मंत्री हो, इनको किसी को भी सरकारी अधिकारी नहीं समझा गया। अर्थात ये भी राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति है संसद अथवा राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरी बता रहा हूं मैं, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन के पूर्व वह इनका सदस्य है, निर्वाचन से पहले यदि इनका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस सभा से रिक्त समझा जाएगा। मतलब चुनाव से पहले यदि इनका सदस्य है तो उससे पहले निर्वाचन की तिथि से पहले उस स्थान को रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य वेतनभोगी पद ग्रहण नहीं कर सकता। भारतीय संघ में सर्वोच्च पद के लिए इतनी कम योग्यता इसलिए रखी कि संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर इसलिए रखा इनको कि भारत के प्रत्येक नागरिक को इस उच्च पद को प्राप्त करने का समर्थ हो सके, प्रत्येक व्यक्ति इस उच्च पद को प्राप्त कर सके। और ये व्यवस्था किस लिए की गई? ये व्यवस्था जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के अनुकूल है। व्यवहार में इस पद को केवल वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है जिसे देश में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हो। अब है भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन।
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है। कौन सी को अपनाया गया है? अप्रत्यक्ष को। एक होती है प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, एक होती है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है और यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे है? अब ये देखो आप, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। किसके? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के। दूसरा, राज्य विधान मंडलों के। और इसी में क्या किया गया? 17वें संवैधानिक संशोधन में संघीय क्षेत्रों के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होंगे। किसके? संघीय क्षेत्रों के, जो अपन केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं को इसलिए सम्मिलित किया गया कि राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय शासन वरन संपूर्ण भारतीय संघ का प्रधान होता है। इन दोनों को किस लिए शामिल किया गया? राष्ट्रपति केवल केंद्र का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। इसलिए राज्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य विधानमंडलों के और संघीय क्षेत्रों के जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक पद्धति अपनाई गई है, जो अप्रत्यक्ष चुनाव है। ये वो क्या है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। कौन सी है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्यों? संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्रों द्वारा होगा और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए एक सूत्र अपनाया गया है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में उम्मीदवारों के लिए एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होगा। और न्यूनतम कोटा का निर्धारण कैसे होगा? इसके लिए एक सूत्र अपनाया गया है। वो सूत्र क्या है? वो है न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए मतों की संख्या अपॉन निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1। ये न्यूनतम कोटा निर्धारित करने का सूत्र है। न्यूनतम कोटा की व्यवस्था किस लिए की गई है? वो इसलिए की गई है ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद प्राप्त हो सके। स्पष्ट बहुमत के लिए ये न्यूनतम कोटा किस लिए निर्धारित किया गया है? स्पष्ट बहुमत के लिए न्यूनतम कोटा निर्धारित किया गया है। इस व्यवस्था से ही वह पद के अनुकूल सम्मान प्राप्त हो सकता है उसको। भाई यदि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा तो ही उसको सम्मान प्राप्त होगा। अब इस पद्धति में होता क्या? ये देखो, इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता, इसके अंतर्गत क्या है? प्रत्येक मतदाता द्वारा अपने मतपत्र में उतनी ही पसंद व्यक्त की जा सकती हैं जितनी संख्या में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं। इस पद्धति में क्या होता है? प्रत्येक मतदाता अब उसका जो मतपत्र है उसमें उतनी ही पसंद व्यक्त कर सकता है जितनी संख्या में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं। सबसे पहली पसंद या प्राथमिकता के मतों की गणना की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले जो प्राथमिकता, जिसको सबसे पहली प्राथमिकता दी है, उसके मतों की गणना की जाएगी। पहली पसंद के मतों की गणना में यदि किसी उम्मीदवार को चुनाव कोटा, जो न्यूनतम कोटा अपन ने ऊपर देखा था, जो सूत्र देखा था, चुनाव कोटा मतदाताओं को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाए तो दूसरी पसंद के मतों की गणना नहीं की जा सकती। लेकिन यदि पहली पसंद में के मतों की गणना में किसी भी उम्मीदवार को चुनाव कोटा प्राप्त नहीं हो तो फिर क्रमशः दूसरी तीसरी पसंद के मतों की गणना की जाती है। तो इसमें क्या है? यदि पहली वरीयता में यदि निश्चित कोटा नहीं मिलता है तो दूसरी और तीसरी
पसंद के मतों की गणना की जाएगी, और यदि पहले में मिल जाता है तो राष्ट्रपति का चुनाव वहीं हो जाता है। अगर जनप्रतिनिधियों के आधार पर मतदाताओं के मत का मूल्य निर्धारित करने और मतों की संख्या, भारत के राष्ट्रपति को जिस निर्वाचक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है उस निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के। दूसरा, राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। व्यवहार के अंतर्गत स्थिति यह है कि लोकसभा का एक निर्वाचित सदस्य लगभग 10 लाख निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व करता है। भाई लोकसभा का एक जो निर्वाचित सदस्य है वो लगभग कितना, 10 लाख जो निर्वाचक हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। अब जैसे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभाओं के सदस्य लगभग 2.5 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। भाई लोकसभा का तो कितना, लगभग 10 लाख। और उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं उनकी विधानसभा के सदस्य लगभग 2.5 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कुछ राज्य छोटे भी हैं, जैसे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, इनकी विधानसभाओं के सदस्य कुछ हजार जनता का ही प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसी स्थिति को दृष्टि में रखते हुए यह व्यवस्था की गई कि निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य, निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य समान नहीं होता, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे, एक कम जनसंख्या कर रहे, तो इनका मतों का मूल्य समान नहीं होता। तो प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य या मतों की संख्या निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर निश्चित की जाती है। पहला है इसमें, भारतीय संघ के कुछ राज्य विशाल राज्यों की विधानसभा के सदस्य अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ राज्य छोटे राज्यों या संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाई कुछ बड़े राज्य हैं वो ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, कुछ छोटे राज्य हैं वो कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य उस अनुपात में निश्चित होता है जितनी जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर उसके मत का मूल्य निश्चित होता है। दूसरा सिद्धांत यह अपनाया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र तथा राज्यों का बराबर का हिस्सा होना चाहिए, केंद्र और राज्यों के आपस में बराबर का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए समस्त राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के जितने मत हों उतने ही मत संसद के सदस्यों के द्वारा दिए जाने चाहिए। मतलब इन दोनों का, केंद्र और राज्यों का जो मत है उनका हिस्सा बराबर होना चाहिए। विधानसभा के सदस्यों को जितने मत हों उतने मत संसद के सदस्यों द्वारा दिए जाने चाहिए। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मतों का मूल्य या मतों की संख्या निश्चित करने के लिए सूत्र अपनाए गए, कुछ फार्मूले अपनाए गए हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला है, किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य के मतों की संख्या या उनका मूल्य। पहला कौन सा है, किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य के मतों का मूल्य या उनकी संख्या निकालने का सूत्र है। वो क्या है, राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या या संघीय जो क्षेत्र है उसकी जनसंख्या, उसमें किसका भाग देंगे अपन, उसमें अपॉन राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कितने का भाग दे देंगे, 1000 का। एक बार फिर सुन लीजिए, राज्य और संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य निकालने का सूत्र क्या है, राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, मतलब जितने सदस्य निर्वाचित हुए हैं उसमें, उस राज्य विधानसभा में जनसंख्या में निर्वाचित सदस्यों का वो देके और 1000 का भाग दे देंगे इसमें। ठीक है, तो राज्य का संघीय क्षेत्र बटा राज्य विधानसभा के संघीय और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या में 1000 का भाग देंगे। दूसरा, संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों का मूल्य निकालने का सूत्र है। दूसरा कौन सा है, संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों का मूल्य निकालने का सूत्र है। समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्या का कुल योग। इसमें क्या है, समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के समस्त सदस्यों को प्राप्त मूल्यों की संख्या का योग। मतलब
जो विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य निकलता है उनका कुल योग, उसमें कितने का भाग दे देंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग दे देंगे, तो वो तो निकल जाएगा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य। और पहले में था विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य। अब मतों की गणना के संबंध में ये जो सूत्र है, इस प्रक्रिया को इस उद्देश्य से अपनाया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में समस्त राज्यों के प्रभाव में जनसंख्या के आधार पर एक रूपता रहे, समस्त राज्यों के प्रभाव में जनसंख्या की एक रूपता रहे, और समस्त राज्यों की विधानसभाओं को सामूहिक रूप से संघीय संसद के बराबर प्रभाव प्राप्त हो, मतलब राज्यों को संघीय संसद के बराबर, विधानसभाओं को संघीय संसद के बराबर मत प्राप्त हो। समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का योग भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और इसी प्रकार संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी भारत की समस्त जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसको एक बार दोबारा से सुन लो। समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, मतलब पूरे देश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी क्या करती है, भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है, और इसी प्रकार संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः ये उचित है कि दोनों पक्षों को जो समान रूप से भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में समान शक्तियां प्राप्त हों। अब आगे देखो, इस प्रकार मतों के मूल्यों के आधार पर मतों की गणना की जाती है। यदि प्रथम वरीयता के मतों की गणना में किसी उम्मीदवार को जीत के लिए आवश्यक 50% से अधिक, किससे 50% से अधिक मत नहीं मिले, तो द्वितीय वरीयता के मतों की गणना करेंगे। उसके आधार पर चुनाव का निर्णय किया जाता है, और ऐसी स्थिति 1969 में भारत के राष्ट्रपति का जो 5वां चुनाव हुआ, केवल उसमें ही द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की आवश्यकता पड़ी थी, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये था राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया।